आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग के अंदर चल रहे पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, उस क्रम में भारतीय जनता पार्टी मछली शहर द्वारा जो प्रशिक्षण आज चल रहा है, उसके क्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मछली शहर के योग कर्मठ जिलाध्यक्ष रामविलास पाल जी, और जिनको मैंने लगभग भाजपा में मंडल अध्यक्ष होने के साथ जब जिले की राजनीति में मेरा आना जाना शुरू हुआ और हमने उनको उसी तरह देखा है और लगभग अपनी मोटरसाइकिल से लगातार सभी कार्यक्रमों में आते थे और अभी भी कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ऐसे अपने इस वर्ग के प्रशिक्षण वर्ग के प्रमुख भैया राम पटेल जी मंच के सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक, सह संयोजक, सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा भी भूमिका लोगों के संवाद को जन जन तक पहुंचाने की है। ऐसे अपने आईटी सेल के सभी कार्यकर्ता बंधु सामने उपस्थित, मैं आपके समय जो विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसका विषय जैसे आपको बताया गया, भारत की मुख्य विचारधारा और हमारी विचारधारा है। तो आप सभी लोग अपनी विचारधारा चीजों के विषय में जानते हुए फिर भी इस प्रशिक्षण वर्ग की जरूरत क्यों है, इसको हमको लगता है हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताया कि प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। लेकिन मेरा एक दूसरा कहना है, उम्र के जिस पड़ाव पर हम लोग हैं, उस पड़ाव पर पढ़ना और पढ़ाना दोनों कष्ट का विषय हो सकता है। लेकिन मेरा यह मानना है, जब विचार आगे नहीं बढ़ेंगे, विचार लिखे नहीं जाएंगे, विचार पढ़े नहीं जाएंगे और विचारों को आदान प्रदान नहीं होगा, तो देश का या विश्व का चाहे जितना अच्छा विचार हो वो खत्म हो जाता है। और आप जानते हैं, अशोक सम्राट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे कर दिया। उन्होंने उसको राजा बनाना नहीं स्वीकार किया, किनको राजा बना दिया जाए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, उसके विचार के लिए आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको दे दिया। तो आज एक छोटे से प्रसंग, अगर अशोक को हम देखते हैं, महान अशोक, इसलिए यह प्रशिक्षण वर्ग जरूरी है और अपने विचारों को आत्मसात करना जरूरी है। जो वर्ग में क्लासेस चल रहे हैं उनको पढ़ करके सोचना भी जरूरी है, मंथन करना भी जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं, विचार व्यक्ति व समाज का आईना होता है। विचार ही किसी व्यक्ति को या संगठन को रसातल में पहुंचा सकता है। आपके जैसे विचार, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप आप एकदम ऊपर होंगे, सबसे उत्कर्ष पे होंगे अगर आपके विचार अच्छे हैं। और अगर आपके विचार अच्छे नहीं है, आप रसातल में जा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं, विचार की लड़ाई ही लड़ करके जो व्यक्ति अपने विचारों से लड़ा, वही इतिहास में नाम कर रहा है। और हम जब विचारधारा की बात करते हैं, इन विचारों को राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जब कोई समाज या समूह में प्रचलन हो जाता है, वही हमारी विचारधारा होती है।
विचारधारा शब्द की उत्पत्ति अपने यहां, इसकी उत्पत्ति बहुत पहले से थी, लेकिन सबसे पहले अंग्रेजों फ्रांसीसियों ने इसकी उत्पत्ति की और इसको ग्रीक शब्द आइडिया, बाद में आइडियोलॉजी के चलते हम ये कह सकते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने विचारधारा शब्द को अंग्रेजी और ग्रीस में दिया। लेकिन हम अगर विचारधारा को, भारत की विचारधारा को बांटना हो तो हम इसको दो तरह से देख सकते हैं। भारत के आजादी के पहले की विचारधारा और भारत की आजादी के बाद की विचारधारा। तो जब भारत की आजादी के पहले की विचारधारा की बात करते हैं तो उस समय हमारे विचारधारा के मुख्य स्रोत आदि शंकराचार्य थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे। यहां तक उसी कड़ी में गांधी जी, महर्षि अरविंदो हमारी विचारधारा के प्रमुख स्रोत हैं। और इनकी और कोई विचारधारा नहीं थी, इनकी एकमात्र सोच थी कि यहां भारत में राम राज्य की स्थापना कैसे हो। और दूसरा यह था कि माता भूमि पुत्रो अहम प्रतिभ्यो, कि माता हमारी भूमि, हमारी माता है, हम उसके लड़के। ये हमारी विचारधारा का स्रोत था। फिर से आपको जानना चाहिए कि हम भारत मां को अपनी माता मानते, बाद में इसमें अपने और लोगों ने संशोधन करके इसको दूसरा एक वाक्य दिया गया। हम कह सकते हैं वेद में कहा गया उपसर्ग मातरम भूमि, यानी हे मनुष्यों मातृभूमि की सेवा करो, यही तुम्हारी मां है। बाद में हम उसको और आगे बढ़ाया गया और जब हम कहते हैं कि भारत हमारी मां है तो उसके साथ साथ हमारी विचारधारा यह थी कि राष्ट्र की कल्पना थी और राष्ट्र से प्रेम करना हमारी पुरानी विचारधारा में सम्मिलित थी। उस समय कहा गया वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो और आगे बढ़ो। ये आजादी के पहले हम कह सकते हैं कि भारत मां की सेवा करना और राष्ट्र की सेवा करना यही हमारी और राम राज्य की कल्पना ही हमारी मुख्य विचारधारा थी। लेकिन आजादी के बाद यहां कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादी दलों का उदय हुआ। कांग्रेस अपने को गांधीवादी विचारधारा का पोषक कहती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो समाजवादी विचारधारा की पोषक होगी और समाजवादी विचारधारा भारत की विचारधारा नहीं है। एक तरह से कह सकता हूं वो पाश्चात्य विचारधारा। और जब पाश्चात्य विचारधारा की बात करते हैं हम कह सकते हैं कि ये फ्रांस, इंग्लैंड और अपने अमेरिका जैसे जगहों पे जहां समाजवाद का उदय हुआ, सोशल समाजवाद का उदय हुआ, वहां से हमने इसको लिया। इसलिए भारत की विचारधारा कांग्रेस के समय अपनी विचारधारा भारत के अधिष्ठानों से नहीं थी। उसमें भारत माता की जय कहना, वंदे मातरम कहना और राष्ट्र की कल्पना करना कांग्रेस में नहीं था। क्योंकि आपको जैसे पता होगा आजादी के तुरंत बाद, आजादी के समय जो समझौता हुआ उसको छोड़ दीजिए, आजादी के तुरंत बाद पीओके हो गया। अगर कांग्रेस भारत को अपनी माता मानता और राष्ट्र की कल्पना होती तो पीओके नहीं होता, पीओके भारत का अंग होता।
इसके इधर एक बार और सोचिए, 62 में चाइना का युद्ध होता है, एक समझौता होता है, और हम समझौता क्या करते हैं, कहते हैं इतनी जमीन हम चाइना को दे देते हैं। अगर हम भारत को उस भूमि को अपनी माता मानते और राष्ट्र को अपना पूज्य मानते, तो क्या हम इस समझौता कभी अपनी जमीन देके करते क्या? इसलिए हम ये कह सकते हैं, कभी कांग्रेस ने भारत को, अपने राष्ट्र को नहीं माना। उन्होंने समाजवाद को, समाजवादी व्यवस्था को अपना विचारधारा का अंग बना। कांग्रेस की जो विचारधारा थी, और अब समाजवाद का मतलब, समाजवादियों में कई तरह की चीजें आई। कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो लोकतांत्रिक समाजवाद हो गया, समाजवादी हो गया। बीच में कांग्रेस का टूटन हुआ। एक चीज आपको बड़ा लोगों ने बताया है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देश में पहले कांग्रेस के पैदा होने के बाद जितने भी राजनीतिक दल बने, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए बने, और सत्ता के लिए बने या सत्ता प्राप्त करने के लिए बने, या झगड़ा करके अलग हुए कि हमको सत्ता चाहिए। और सबकी विचारधारा, चाहे वो साम्यवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी। बस अंतर केवल इतना था, किसी ने लोकतांत्रिक समाजवाद कहा, कांग्रेस ने कहा कि हम लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। समाजवादियों ने कहा कि हम भारतीय समाजवादी हैं, और साम्यवादियों ने कहा हम वैज्ञानिक समाजवादी हैं। इसका मतलब जो भी दल कांग्रेस, साम्यवादियों को, वामपंथियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी दल कांग्रेस से निकले। यहां तक कि जब कांग्रेस अपने चरमोत्कर्ष पे थी, जब कांग्रेस अपने चरमोत्कर्ष पर थी, उस समय अपने राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने अगस्त 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, और उन्होंने अपना जो है विचारधारा साम्यवादी और अनुगामी बनाया। उस समय सारे लोग, समाजवादी लोग कहते थे कि गरीबों की बात कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि जो पूंजीपति है, या उस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जमीनें थी, उनके रक्षक के रूप में अपने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में की थी। लेकिन इन लोगों की विचारधारा समाजवादियों की केवल और केवल दो बिंदुओं पर आकर के रुक गई। उन्होंने कहा इस राष्ट्र में हिंदू और मुसलमान रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के सांस्कृतिक द्वैत है, और यहां का जो विचारधारा है वो तथाकथित, या हम तो कहते हैं तथाकथित, लेकिन वो कहते हैं धर्मनिरपेक्षता है। और इसको लेकर के स्थिति ये आई, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अपने देश में मुस्लिम तुष्टीकरण चालू, और यह तय हुआ कांग्रेस के समय कि अपने जो भी लोग समाजवादी थे, आचार्य नरेंद्र, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सबकी विचारधारा को समाजियों ने खत्म कर दिया, और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण को अपना लिया, और जातिवादी व्यवस्था पैदा हुई। और स्थिति यह हो गई कि लोग मुस्लिम को तुष्टीकरण यहां तक पहुंच गया कि एक घटना आपको याद होगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। उस समय एक साहबानो केस हुआ। साहबानो केस में लगभग बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी
पत्नी को तलाक दे दिया और उस पत्नी को शाहबानो को 5 लड़के थे और उसको कहा उसने 200 रुपए मामूली उसको महीने में दे रहा था। 2-3 महीने दिया, उसके बाद उसने कहा दूसरी शादी कर लिया और उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। 5 बच्चों के साथ में सड़क पे खड़ी शाहबानो, जबकि उसका पति वकील था, शाहबानो का पति वकील था। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे गुजारा भत्ता नहीं देंगे तो मैं कोर्ट में चली जाऊं। तो उसने कहा मुस्लिम धर्म में कोर्ट में जाने पे गुजारा भत्ता का कोई प्रावधान है ही नहीं है, तुम जहां मर्जी कहा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाहबानो ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा पंजीकृत किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा शाहबानो के पक्ष में उसका परिणाम है और उसको 19 रुपए महीने, कोर्ट ने 19 रुपए महीने देने के लिए कहा। लेकिन अब विचारधारा की लड़ाई है, वो वकील 19 रुपए महीना नहीं दिया। उसने कहा कि मैं मुसलमान हूं, मेरे कानून में किसी को गुजारा भत्ता देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और वो हाईकोर्ट में जाके अपील करता है। हाईकोर्ट में अपील होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद हाईकोर्ट का परिणाम आता है। हाईकोर्ट कहता है कि आपको गुजारा भत्ता देना ही देना है और उन्होंने उसकी राशि बढ़ा। इसको शॉक होता है और पूरे मुल्क जितने मौलवी थे, जितने मुसलमान के इस तरह के लोग थे, सब संगठित होकर के इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बहुत चर्चित केस है शाहबानो केस, वहां 4 साल की लगातार सुनवाई के बाद परिणाम आता है और शाहबानो के पक्ष में फैसला होता है। शाहबानो के पक्ष में फैसला होने के बाद पूरे देश में अराजकता का वातावरण फैलता है और वो अपने देश के इतिहास में विचारधारा की नहीं, तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की एक अभूतपूर्व मिसाल पैदा की जाती है। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद 3/4 बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बनती है और उन्होंने 2/3 बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं और उसमें जितने भी लोग होते हैं, जितने भी दल में इस देश के होते हैं, सब उनके साथ खड़े होते हैं। देश के इतिहास की विचारधारा की लड़ाई में उस समय सबसे बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नमूना है। लेकिन उस समय हमारी पार्टी के लोग विरोध करते हैं, लेकिन अपना विरोध का स्वर इतना क्षीण होता है, कमजोर होता है कि कोई उसको सुनने वाला नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के बाद एक और विचारधारा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में, नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उन्होंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक, आपने नाम सुना होगा ग्लोबल इकोनॉमिक का, भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमिक के नाम पर देश को पूरी तरह से पूंजीवाद के हाथों में गिरवी रख देते, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देते और जो हमारी अर्थव्यवस्था चली आ रही थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन करते हैं। लेकिन उस समय कोई भी राजनीतिक दल इस भूमंडलीकरण के नाम पर उनका विरोध नहीं करता है। और बाद में नरसिम्हा राव जी 2004 के बाद और 2014 तक अपने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होते हैं, ये पूरी तरह से भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पूरी तरह विचारधारा उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आजादी के बाद 21 अक्टूबर
1951 को एक राजनीतिक दल का गठन होता है जो कांग्रेस, समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था के अलग, जिसकी विचारधारा पूरी तरह से भारतीय थी, जिसकी सोच पर भारतीय थी, और तो ये कह सकते हैं कि जिसके मूल में केवल और केवल राष्ट्र था और भारत का गठन 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के में जनसंघ की स्थापना होती है। अपने जनसंघ के स्थापना के 3 प्रमुख सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, प्रोफेसर प्रहलाद मधोक जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और जब जनसंघ की स्थापना होती है तो हम पाश्चात्य विचारधारा को छोड़ करके हमारी विचारधारा होती है हिंदू राष्ट्रवाद। लिखा पढ़ी में तय किया जाता है हमारी विचारधारा यही होगी, हम इस पे आगे काम करेंगे। उसका पहला था हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, और बाद में जाकर के उसमें अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय संरक्षणवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद को जोड़ा। आज हम ये कह सकते हैं देश में बहुत संघर्ष हुए विचार। आप लोगों को बताना, केवल इतना याद कराना चाहता हूं कि इस देश में जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और छद्म धर्मनिरपेक्षता का युद्ध हुआ था, हो सकता है यहां बैठे बहुत से लोगों को वो घटनाएं याद नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि देश में साबानो केस के बाद एक और बड़ी घटना हुई थी। देश में राम जन्मभूमि मूवमेंट चला था, और राम जन्मभूमि मूवमेंट में जब नारा दिया गया जय श्री राम, तो उसी के अगेंस्ट में कुछ लोगों ने नारा दिया था फला फला मिल गए, हवा में उड़ गए। जिसका मतलब अपनी विचारधारा से इधर जितने भी राजनीतिक दल थे वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर नहीं आना चाहते थे। जब जब यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ है, तब तब दूसरे राजनीतिक दलों ने, चाहे मंडल के नाम पर, चाहे आरक्षण के नाम, मंडल में आरक्षण ही था, उसके नाम पर के यहाँ संघर्ष कराया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब देश में राम जन्मभूमि मूवमेंट आगे बढ़ता है तो पहली बार जनसंघ काल से शुरू हुई यात्रा के बाद पहली बार देश में राष्ट्रवादी विचारधारा लोग मुखरित हुए। लोग घर में बैठते थे, कहीं बैठते थे, कहते थे हम मंदिर को नहीं बन सकता। ये चर्चा आम हो गई कि मंदिर बनना चाहिए, और ये अपने विचारधारा की धीरे धीरे नीचे तक जो है उसकी प्रकट बन गई थी, और इससे पूरे देश में एक राष्ट्रवादी विचारधारा की जन जागृति हुई। और उसका परिणाम यह हुआ, वहां से शुरू हुई यात्रा आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे बीच में है। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, इसमें आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित एक राजनीतिक दल है। या किसी परिवार की या किसी जाति की या वर्ग की कोई पार्टी नहीं, ये हम सबकी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इसके सूत्र हैं जो सबको एक कड़ी में बांधते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति का मूल्य, हमारी निष्ठाएं भारत को परम वैभव तक पहुंचाने वाला है। आज
हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, जो विश्वास है कि हम अपने पुरुषार्थ से इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा है। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस के समय में मंचों से भारत माता की जय, अभी आप लोग देखे होंगे विधानसभा और लोकसभा में लोग वंदे मातरम पर खड़े नहीं होते, निकल जाते हैं, और उनके लिए कोई भी राजनीतिक दल उस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा की बात की जाए तो हम एक लाइन में कह सकते हैं, हमारी विचारधारा भारत माता की जय ही हमारी मुख्य विचारधारा। और अपना देश, जो ये अपना देश है, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, ये हमारा देश भारत राष्ट्र जो है वो केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी माता है। और अगर आपको राष्ट्र हमारी माता है, इसमें पैदा होने वाले 140 करोड़ लोग हमारे सहोदर भाई। जब हम कहते हैं कि यहां इस देश में पैदा होने वाले सभी लोग हमारे सहोदर भाई हैं, तो लोगों को लगता था कि कैसे एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। भाई यहाँ जातियां हैं, वर्ग है, धर्म है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अटक से लेकर कटक तक, हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ जो भूभाग है वो हमारी माता है। और जब माता है तो उसके अंदर पैदा होने वाले सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं और सब सहोदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम सभी लोग एक ही मां के संतान हैं, और एक जन के, एक भूमि एक जन के साथ साथ हमारी संस्कृति भी एक ही। उसका एक उदाहरण आप देखिए, प्रयागराज में जब कुंभ होता है, या देश के जितने भूभाग में कुंभ होता है, किसी को निमंत्रण पत्र छपता है क्या? इस बार हरिद्वार में कुंभ लगेगा, इस बार इलाहाबाद में लगेगा, इस बार महाराष्ट्र में लगेगा, कहीं कोई निकलता है क्या कुछ इस तरह का? या इश्तहार दिया जाता है कि इस कुंभ में आके स्नान करना है? हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हम एक हैं। इसलिए दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक हम लोगों की सोच एक जैसी, और हम एक ही मां के संतान होने के चलते हमारी सुख और हमारी संस्कृति का आधार विश्व में शांति और सभी लोग सुखी हो, यही हमारी मुख्य विचारधारा का स्रोत है। इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। ये कहीं और नहीं है, किसी भी देश में ऐसी कल्पना नहीं है कि सभी लोग सुखी हो जाए, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग मस्त रहे। वहां लिखा जाता है, कहा जाता है कि हमारा भगवान, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह, सब, हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, इसके बाद कोई यही एक पैगंबर है, बाकी दूसरा कोई नहीं। केवल अपने यहां कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः। भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारी विचारधारा का मूल दर्शन है। पहली बात तो हमको लग रहा है कि हम लोग जो अच्छे श्रोता अच्छे हैं, लिखो कि नहीं रहे। चलिए, भाजपा के संविधान की धारा, हमको बहुत संविधान की धारा बताने की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकात्म यानी समग्र विचार करना सिखाता है।
कहने का मतलब कि अपने मनुष्य की जो शरीर है, उसका मन है, बुद्धि है और उसकी आत्मा है। एकात्म मतलब इन सब पे आपको विचार करने का जो मंत्र है वही एकात्म है। और हम कह सकते हैं ये दर्शन जो अपना है एकात्म मानववाद का, एकात्म, ये मनुष्य में कोई वैचारिक संघर्ष या किसी तरह का संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्यों का स्वाभाविक विकास और उसकी चेतना का विस्तार, परिवार का विस्तार, गांव का विस्तार, राज्य, देश और सिर्फ तक उसकी पूर्णता को देखता है, जिसमें प्रकृति भी अपना एक अमूल्य योगदान रखती है। और हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जहां शाम को कहा जाता है पेड़ की पत्ती नहीं बोलती, फला दिन को तुलसी के पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, या और कोई भी नहीं है, वैज्ञानिक कारण है। हम मानते हैं कि जैसे मनुष्य में जीव है, वैसे हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा कहती है कि सभी जीवों, सभी वनस्पतियों में जीव है। और आप जानते हैं, बात खोज प्रकारांतर वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि सभी जो भी है जीव, उसमें सब में जीव है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रकृति को स्वस्थ बनाना चाहिए और उनकी हम लोग जैसे अनुमति लेते थे कि मैं आपका वृक्ष की एक टहनी तोड़ सकता हूं क्या, प्रार्थना करते थे। इसलिए नहीं कि उसको कोई अनुमति देता था, यह जितना मुझे जरूरत है, यह हमारी विचारधारा थी कि हमको जितने की जरूरत है हम उतना ही लेते थे। आज की विचारधारा क्या है? तोड़ दीजिए, दोहन कर लीजिए, जितना आपको मिलता है ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, वेस्ट कर दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। भारत की विचारधारा ये थी हम जितना हमें जरूरत है हम उतना ही लेंगे। और भाजपा की विचारधारा, भारत की विचारधारा है हम प्रकृति का दोहन करेंगे, मनुष्यों के फायदे के लिए, जीव के फायदे के लिए, उसका अनर्गल दोहन नहीं करेंगे। भारत के संविधान में अपने पास 4 जो है वो पंचनिष्ठाओं को वर्णित करता है। हम उस पंचनिष्ठा को बहुत अगर बताएंगे तो बहुत लंबा विषय होगा, और हम लग रहा है कि आप लोगों को चेहरे को देख कर लग रहा है कि आप लोग कुछ महसूस कर रहे हैं। एकात्म मानववाद और पंचनिष्ठाएं हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना बाना खोलती है। संक्षेप में कहें या एक शब्द में कहें तो भारत माता की जय ये हमारी विचारधारा है, यानी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक लोकतंत्र, अंत्योदय, शिक्षा का भारतीयकरण और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं ही हमारी मुख्य विचारधारा है। अब यह होगा कि पंचनिष्ठा क्या है, तो अभी हम कहते हैं कि भाजपा वाले कहते हैं कि हम अपने बूथों पर 6 कार्यक्रम साल में करते हैं, तो अपने लोग स्तर के हैं उसमें सबको याद होगा। और मेरा यह मानना है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को बोलने भी जानते होंगे, विषय भी रखते होंगे, तो 6 याद होना चाहिए, याद भी होगा। लेकिन मैं आपको पंचनिष्ठा भी आपको याद होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पंचनिष्ठाओं को अगर लिख लेंगे तो कम से कम आपके लिए अच्छा होगा। तो अपने धारा 4 में जो अपनी पंचनिष्ठाएं हैं, पहला है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता एकात्मता, दूसरा है लोकतंत्र। अब हम इसमें एक पे बहुत विश्लेषण नहीं करना चाहते, क्योंकि
आप लोगों के लिए पढ़ रहेगा, लेकिन अपनी जो पंच निष्ठाएं हैं उसमें पहला राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता एकात्मता, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण, सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण, चौथा है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता या सर्वपंथ संभाव, पांचवा है मूल्यों पर आधारित राजनीति। हो गया। हम ये कह सकते हैं जो आजादी के पूर्व की अपनी विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में इस तरह की विचारधारा का उदय कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि जो आजादी के पूर्व की विचारधारा थी, आज वही विचारधारा पूरे भारत की विचारधारा हो गई है और कोई दूसरी विचारधारा आज समर्थ नहीं। जो स्थिति आजादी के बाद नेहरू के समय हम लोगों की थी कि हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं था, विचारधारा उस समय लोकतांत्रिक समाजवाद की व्यवस्था के लोगों को था, हमको हे दृष्टि से देखा जाता था, हमको कोई सुनने वाला नहीं था। आज के समय पूरे देश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की या ये कहें हम सभी की विचारधारा भारत की मुख्य विचारधारा बन गई है। और कोई भी राजनीतिक दल, फिर से सुन ले, कोई भी राजनीतिक दल आज हमें चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। और आप लोगों के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के दम पर इस तरह हो रहे प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से जब अपनी वैचारिक विचारधारा को धरातल तक पहुंचाया जाएगा, तो हमारे विचारधारा को कोई भी राजनीतिक दल चुनौती नहीं दे सकता है, न इसका कोई विकल्प बन करके खड़ा हो सकता है। केवल मुझे इतना ही कहना था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद।